चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री यूपी बोर्ड। भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ेंगे। चलिए और इसके नोट्स बनाते हैं। भारत में राष्ट्रवाद समय के अनुसार एक नज़र में देखते हैं। 1897 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। 1870 बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम की रचना हुई। 1885 में कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुई। विमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव किया। 1905 में अवनींद्र टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया। 1906 में आगा खां एवं नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। 1907 में कांग्रेस का विभाजन नरम दल एवं गरम दल में हुआ। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया और दिल्ली दरबार में राजधानी कोलकाता में दिल्ली की स्थापना की गई। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ है, इसको आप ध्यान से रखिएगा याद। 1915 में महात्मा गांधी की स्वदेश वापसी। 1917 में महात्मा गांधी ने नील कृषि के विरोध में चंपारण में आंदोलन किया। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह किया। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के कारीगरों के लिए सत्याग्रह किया। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जो है 1918 में हुई है, ठीक है। 1918 में जो है प्रथम विश्व युद्ध का समापन हुआ है। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की स्वशासन की मांग को ठुकरा दिया। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून दिया। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पे कैसा एक्ट दिया था? रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून दिया था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली व शौकत अली ने की। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली व शौकत अली ने की। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। 1922 में चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 9 अगस्त 1925 को काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाने ले जा रहे ट्रेन को लूट लिया। 9 अगस्त 1925 को जो खजाने लूटे गए थे ट्रेन से, वो डेट आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बम फेंका। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बम फेंका। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ की। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी नमक कानून तोड़ा वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जाति की दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। 1930 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा इसको। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। 23 मार्च 1931। 1931 गांधी इरविन समझौता वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। 1931 में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु उन्हें वहां अपेक्षित सफलता हाथ नहीं लगी। 1932 में महात्मा गांधी एवं अंबेडकर के मध्य
पूना पैकेट हुआ। 1933 में चौधरी रहमत अली सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार सामने रखा। 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, वो प्रांतीय सरकार का गठन हुआ। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का संकल्प पास किया गया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, वो गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 1942 बहुत इम्पोर्टेंट डेट है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, वो गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 1945 का जो डेट है उसमें अमेरिका ने जो है जापान पे परमाणु हमला किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा के प्रस्ताव के साथ भारत आया। 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा के प्रस्ताव के साथ भारत लौट आया था। 15 अगस्त 1947 को भारत अपना क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947, याद रखिए इसको। राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना तथा एक समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। इसमें क्या होता है कि जो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम जो होता है, अपने नेशन के लिए जो प्रेम होता है और एकता की भावना, यूनिटी जिसको बोलते हैं, तथा एक समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। तो ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है क्वेश्चन, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? तो आप लिखेंगे क्या? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना तथा एक समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। यह लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। ये जो लोग होते हैं, ये लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। कई बार लोग विभिन्न भाषाई समूह के हो सकते हैं जैसे भारत, लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम उन्हें एक सूत्र में बांधे रखता है। समझ में आया? कई बार लोग विभिन्न भाषाएं समूह के हो सकते हैं, मतलब एक राष्ट्र में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं और वहाँ पे जो है उनकी भाषाएं अलग होती हैं, लेकिन उनका जो भाषा है वो अलग है, लेकिन जो उनको बांधे हुआ है वो एक ही सूत्र में बने हैं। उन्हीं को हम लोग बोलते हैं राष्ट्र, जैसे भारत। लेकिन राष्ट्र के प्रति उनके प्रेम में एक सूत्र में बंधे हैं। भारत के लिए चाहे आप जो भी भाषा बोले, ठीक है ना, अगर आप इंडिया में हो तो आप इंडिया के हो तो आप कोई भी भाषा बोलो, लेकिन अगर आपका जो प्रेम है भारत के लिए तो वो चाहे जिस भाषा से हो, वो भारत के लिए प्रेम एक जैसा ही सबके लिए होगा। समझ में आया? चलिए, तो आप एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना तथा एक समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। यह लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। कई बार लोग विभिन्न भाषाएं समूह के हो सकते हैं जैसे भारत, लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम उन्हें एक सूत्र में बांधे रखता है। राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारक यूरोप में, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारक यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय से जुड़ा है। जो यूरोप में राष्ट्र जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? वो राष्ट्र राज्यों के उदय से जुड़ा हुआ है। भारत, वियतनाम जैसे उपनिवेशों में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ा है। तो राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारक ये दो हैं, एक यूरोप में और दूसरा भारत, वियतनाम जैसे उपनिवेशों में। भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने के कारक साहित्य, लोक कथाओं, गीत व चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रसार। राष्ट्रवाद का प्रसार किस तरीके से होता है? कोई साहित्य कार्यक्रम करिए, कोई लोक कथाओं होती हैं, गीतों व चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद का क्या होता है? प्रचार होता है। भारत माता की छवि रूप लेने लगी, लोक कथाओं द्वारा राष्ट्रीय पहचान, चिन्हों और प्रतीकों के प्रति जागरूकता, उदाहरण झंडा। इतिहास की पुनर्व्याख्या है।
ठीक है। अब जो हमारा चिन्ह है, इंडिया का जो कलर फ्लैग में हमारे दिया रहता है, अब वो एक प्रतीक बन चुका है, एक चिन्ह बन चुका है कि ये जो है कलर, इस तरीके का जो भी डिज़ाइन किया गया है, तो ये किसका चिन्ह है? ये भारत के झंडे का चिन्ह है। तो इसी तरीके से ये पहचान होती है। पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग, ये हेडिंग डालिए। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव तथा युद्ध पश्चात परिस्थितियाँ। युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्चे में बढ़ोतरी हुई थी। जब प्रथम विश्व युद्ध भारत में हुआ था तो उसके क्या प्रभाव हुए थे, ठीक है, तथा युद्ध पश्चात परिस्थितियाँ कैसी हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध पर भारत पर जो प्रभाव हुआ था वो किस प्रकार हुआ था, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। और इस युद्ध में क्या क्या पश्चात, मतलब क्या क्या इन लोग को पछताने लगे, परिस्थितियाँ देख के किस तरीके से इन लोग को पछतावा हुआ। तो युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्चों में बढ़ोतरी आ गई। अब अपने सुरक्षा के लिए भाई जो कुछ भी ये लोग रखे रहते थे, तो जब युद्ध हुआ तो वहाँ पे क्या हो गया, खर्चे में बढ़ोतरी आ गई। इससे पूरा करने के लिए कर्ज लिए और टैक्स बढ़ाए गए। अब इसे पूरा करने के लिए कर्ज लिए गए और टैक्स बढ़ाए गए। अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को बढ़ाना पड़ा। क्या करना पड़ा? कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को बढ़ाना पड़ा। युद्ध के वर्षों में चीज़ों की कीमतें बढ़ती गई। युद्ध होता चला गया और वहाँ पे जो भी चीज़ें थी वो क्या हुई, वो बढ़ती चली गई, उनकी कीमतें क्या हुई, बढ़ती चली गई। 1913 से 1918 के बीच 2 गुने हो गए। 1900 ये 5 साल के अंदर 1913 पहले विश्व युद्ध में जो है दाम बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा हर एक चीज़ का। 1913 से लेके 1918 के बीच में दाम जो है वो 2 गुना हो गया। दाम 2 गुना से आम आदमी को अत्यधिक परेशानी हुई। ग्रामीण इलाके से लोगों को जबरन सेना में भर्ती किए जाने से भी लोगों में बहुत गुस्सा था। भारत के कई भागों में उपज खराब होने के कारण भोजन की कमी होने लगी। अब ग्रामीण इलाकों में क्या होता था कि जबरन सेना में भर्ती किए जाने लगे, लोगों में बहुत गुस्सा था इससे, है ना। और भारत के कई भागों में उपज खराब होने लगे जिसके कारण भोजन की कमी होने लगी। फ्लू की महामारी ने समस्या को और गंभीर कर दिया और उस टाइम एक बीमारी आई जिसका नाम था फ्लू, ठीक है। फ्लू की वजह से जो है महामारी ने समस्या को और क्या कर दिया, गंभीर कर दिया और उसको गंभीर बना दिया समस्या को। एक तो समस्या वैसे पहले से ही थी और ये जो एक बीमारी आई उसकी वजह से जो है वहाँ पे प्रॉब्लम्स और ज़्यादा होने लगे। 1921 की गणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण 120 लाख से 130 लाख तक लोग मारे गए। 1921 की जनगणना पॉपुलेशन अगर देखा जाए 1921 का, तो उनके अनुसार जो अकाल और महामारी जो बीमारी आई थी, अकाल मौतें जो हुई थी 120 लाख से 130 लाख तक लोग मरे। ध्यान रखिएगा। सत्याग्रह का विचार, सत्याग्रह का अर्थ, यह सत्य तथा अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जन आंदोलन करने का रास्ता था। यह सत्य तथा अहिंसा, सत्य मतलब आपको पता ही है और अहिंसा में मतलब भी पता ही है आपको। यह सत्य तथा अहिंसा पर आधारित एक नए तरीका का जन आंदोलन, ये भी एक आंदोलन के रूप में आंदोलन का रास्ता था जिसमें सच्चाई का मार्ग आपको इसमें चुना गया था। सत्याग्रह इसीलिए इसको बोला गया, यह सत्य तथा अहिंसा पर आधारित है, ठीक है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का अर्थ, सत्याग्रह ने सत्य पर बल दिया है। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है कि जो सत्य मतलब जो सच बोलते हैं, ठीक है। सत्याग्रह ने सत्य पर बल दिया। एग्जाम में आप इसी तरीके से लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स में। गांधी जी का मानना था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा है तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वालों से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती। अहिंसा के माध्यम से एक सत्याग्रही लड़ाई जीती जा सकती है। समझ में आया? अगर कोई भी आप सही रास्ता चुन रहे हो, अगर आप उसमें अपनी पूरी ताकत लगा रहे हो, ठीक है, आपके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अगर आपके पास अहिंसा है, अहिंसा के माध्यम से जो है आप एक सत्याग्रही लड़ाई आराम से जीत सकते हो। महात्मा गांधी द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह के आरंभ, चलिए इसको देखते हैं। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे।
महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 1915 दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915। गांधी जी ने की जन आंदोलन की उपन्यास पद्धति को सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी का जो ये जन आंदोलन था, इस उपन्यास को सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे पहले चंपारण बिहार 1917 में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ नील की खेती करने वाले किसानों को प्रेरित किया। 1917 में खेड़ा गुजरात किसानों को कर छूट दिलवाने के लिए उनके संघर्ष में समर्थन दिया। फसल खराब हो जाने व प्लेग महामारी के कारण किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। अहमदाबाद गुजरात में 1918 में कपड़ा कारखाने में काम करने वाले मजदूरों को समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन किया। रॉलेट एक्ट 1919, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट का मुख्य प्रावधान राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान। इसमें क्या हुआ था कि राजनीतिक कैदियों को जेल बिना मुकदमा चलाए उनको 2 साल तक जेल में बंद रखने का जो है हुक्म दिया गया। ठीक है, मुख्य प्रावधान जो है रॉलेट एक्ट का यही है कि राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल की जेल होती थी। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने के लिए, भारत में राजनीतिक और उनकी जो राजनीतिक भारत में होती थी उनकी गतिविधियों का दमन करने के लिए जो है रॉलेट एक्ट का एक मेन उद्देश्य था। रॉलेट एक्ट एक अन्यायपूर्ण क्यों था? भारतीयों की नागरिक आज़ादी पर प्रहार किया। जो भारत के नागरिक थे उनके आज़ादी पर प्रहार किया गया, उनको रोका गया। भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर पास किया गया। उनके बिना सदस्यों के सहमति के बगैर उनको क्या कर दिया गया था? पास कर दिया गया था। रॉलेट एक्ट के परिणाम क्या थे? 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारत हड़ताल का आयोजन हुआ। विभिन्न शहर में रैली जुलूस हुए। रेलवे वर्कशॉप में कामगारों का हड़ताल हुआ। दुकानें बंद हो गईं। स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशन पर हमले किए गए। कब किए गए थे ये सब? जब रॉलेट एक्ट के परिणाम आप लिखोगे तो ये पॉइंट्स जरूर लिखिएगा, जिसमें दुकानें बंद हो गई थी, बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशन पे हमला हुए थे, रेलवे वर्कशॉप में कामगारों की हड़ताल हो गई थी। इस तरीके से विभिन्न शहर में जुलूस निकाले गए, रैलियाँ हुई, तो ये आप लिख सकते हो। रॉलेट एक्ट 1919 विस्तार से आइए देखते हैं। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। भारतीय सदस्यों ने इसका समर्थन नहीं किया था, लेकिन फिर भी यह पारित हो गया। यह एक्ट ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए असीम शक्ति प्रदान किए थे। इसके तहत बिना ट्रायल के ही राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बंदी बनाया जा सकता था। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की। हड़ताल के आह्वान को भारी समर्थन प्राप्त हुआ। अलग अलग शहरों में लोग इसके समर्थन में निकल पड़े। दुकान बंद हो गई और रेल कारखानों के मजदूर हड़ताल पर चले गए। अंग्रेजी हुकूमत ने राष्ट्रवादी पर कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। कई स्थानीय नेताओं को बंदी बना लिया था। महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश करने से भी इसमें रोका गया था। आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके इस चैप्टर से। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना है, आप हेडिंग डालिए। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। क्या हुआ कि 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों आराम से प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें कोई वो नहीं था, उस पर गोली चलाई गई, पुलिस ने चलाया था। ठीक ना, अमृतसर में पुलिस ने जो शांति से प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर गोली चलाई। कब? 10 अप्रैल 1919 में। इसके कारण लोगों ने जगह जगह पर सरकारी संस्थानों पर आक्रमण किया। इसके बाद लोगों में गुस्सा आया और उन्होंने वहाँ पे अपना रूप जो है
एकदम गुस्से वाला दिखाया और वहाँ पे सरकारी संस्थानों पे जो है आक्रमण किया। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया और इसकी कमान जनरल डायर के हाथों में सौंप दी गई। अब यहाँ पे अमृतसर में जब देखा कि हालात बिगड़ती जा रही है तो उन्होंने एक लॉ लागू कर दिया जिसका नाम था मार्शल लॉ। मार्शल लॉ जो लागू किया गया था इसकी कमान जो संभाल रहे थे वो थे जनरल डायर के हाथों में सौंपी गई थी। किसके? जनरल डायर। जलियांवाला बाग का दुखद नरसंहार 13 अप्रैल को उस दिन हुआ था जिस दिन पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही थी। ग्रामीणों का एक जत्था जलियांवाला बाग में लगे एक मेले में शरीक होने आया था। यह बाग चारों तरफ से बंद था और निकलने के रास्ते संकरे। जलियांवाला बाग का दुखद नरसंहार 13 अप्रैल को उस दिन हुआ था जिस दिन पंजाब में क्या था? बैसाखी मनाई जा रही थी। ग्रामीणों की एक पूरी ग्रुप आई थी जो कि जलियांवाला बाग में एक मेला लगा था उसमें उनको देखने आया था। उस मेले को वो देखने आए थे और यह बाग जो है चारों तरफ से बंद था तो निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। जनरल डायर ने निकलने के रास्ते बंद करवा दिए और भीड़ पर गोलियां चलवा दी। तो जिसको जनरल डायर कौन था? जिसको ये कमान सौंपी गई थी, है ना, और उसने क्या किया कि चारों तरफ से रास्ता बंद करवा दिया और भीड़ में ही गोली चलवा दी। इस दुर्घटना में सैकड़ों लोगों मारे गए। सरकार का रवैया बड़ा ही क्रूर था। इससे चारों तरफ हिंसा फैल गई। अब क्या हुआ यहाँ पे कि इस दुर्घटना से जो है बहुत से लोग मारे गए उसकी वजह से जो है यहाँ पे जो गवर्नमेंट था वो भी बहुत क्रूर हो गया था। इसके चारों तरफ हिंसा फैल गई। महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि वो हिंसा नहीं चाहते थे। उन्होंने क्या किया कि अपना जो आंदोलन कर रहे थे उसको वापस ले लिया क्योंकि वो हिंसा नहीं चाहते थे। ये आपको लिखना पड़ेगा जलियांवाला बाग अगर आप लिख रहे हैं तो, ठीक है, किस तरीके से वहाँ पे क्या हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव। अब जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो है वो भारत के ऊपर कैसे पड़ा। भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए, हड़ताल होने लगे, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने निर्ममतापूर्ण रवैया अपनाया तथा लोगों को अपमानित और आतंकित किया। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसकर चलने और सारे साहिबियों को सलाम करने के लिए मजबूर किया। लोगों को कोड़े मारे गए तथा गुजरावाला के गांव पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलाते देख महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह वापस लिया। तो जब महात्मा गांधी ने देखा कि इस तरीके से हिंसा फैलती जा रही है, लड़ाई झगड़े होते जा रहे हैं लोगों में, है ना, और तो इन्होंने क्या किया कि जो भी सत्याग्रह का आंदोलन था उसको वापस लिया। चलिए आंदोलन को विस्तार की आवश्यकता क्यों पड़ी। रॉलेट एक्ट मुख्यतः शहरों तक ही सीमित थी। महात्मा गांधी को लगा कि भारत में आंदोलन का विस्तार होना चाहिए, मगर उनका मानना था कि ऐसा तभी हो सकता है जब हिंदू और मुसलमान एक मंच पर आ जाएं। खिलाफत का मुद्दा। खिलाफत शब्द खलीफा से निकला हुआ है जो ऑटोमन तुर्की का सम्राट होने के साथ इस्लामिक विश्व का आर्धामिक नेता भी था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी। यह अफवाह फैलाई गई थी कि तुर्की पर एक अपमानजनक संधि थोपी जाएगी, इसलिए खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में अली बंधुओं द्वारा बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। महात्मा गांधी ने क्यों खिलाफत का मुद्दा उठाया। रॉलेट सत्याग्रह की असफलता के बाद से ही महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि बिना हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के समीप लाए ऐसा कोई अखिल भारत आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें खिलाफत का मुद्दा उठाया। हिंद स्वराज क्या है। महात्मा गांधी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन के असहयोग पर जोर दिया गया था। हिंद स्वराज क्या है, जिसमें महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें ब्रिटिश शासन के असहयोग पर जोर दिया गया, मतलब उसमें ब्रिटिश के जो शासक थे उन पे असहयोग पर जोर दिया गया था, यही हिंद स्वराज है। असहयोग आंदोलन क्या है, असहयोग क्यों। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्वराज 1909 में ये क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिए।
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने लिखा कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित हो पाया क्योंकि भारतीयों ने उनके साथ असहयोग किया और उसी सहयोग के कारण अंग्रेज हुकूमत करते रहें। यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेजी राज 1 साल के अंदर चरमरा जाएगी और स्वराज आ जाएगा। गांधी जी को विश्वास था कि यदि भारतीय लोग सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेज के पास भारत को छोड़कर चले जाने के सिवा और कोई चारा नहीं बचेगा। समझे? असहयोग आंदोलन के कारण क्या क्या थे? असहयोग आंदोलन के कारण प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का शोषण। जो पहला महायुद्ध हुआ था उसमें जो उसकी समाप्ति जब हुई थी तो अंग्रेजों के द्वारा जो है भारतीय जनता का शोषण किया गया था। अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने से मुकर जाना, अंग्रेजों द्वारा जो स्वराज प्रदान किया गया था उससे मुकर जाना, रॉलेट एक्ट का पारित होना और जलियांवाला बाग हत्याकांड। कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित। ये असहयोग आंदोलन के क्या थे? कारण थे। असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव: अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई उपलब्धियों को वापस करना, सिविल सर्विस, सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूलों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज न आए तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करना। असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेसी अधिवेशन सितंबर 1920 असहयोग पर स्वीकृत अन्य नेताओं द्वारा और दूसरा दिसंबर 1920 स्वीकृति पर मोहर तथा इसकी शुरुआत पर सहमति। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई थी। जो असहयोग में खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1921 में हुई थी। विभिन्न सामाजिक समूहों में आंदोलन में हिस्सा लिया परंतु प्रत्येक वर्ग की अपनी अपनी आकांक्षाएं थीं। सब लोगों ने तो इसमें आंदोलन में हिस्सा लिया लेकिन सबकी अपनी अपनी क्या थी? इच्छाएं थी। सभी के लिए स्वराज का अर्थ मतलब भिन्न था। स्वराज का यहाँ पे जो वहाँ पे लोग थे उनके हिसाब से वो अपनी अलग अलग तरीके से सोच रहे थे, तो उनके लिए जो था स्वराज का मतलब ही क्या था? भिन्न, मतलब अलग अलग तरीके का। ठीक है। प्रत्येक सामाजिक समूह में आंदोलन में भाग लेते हुए स्वराज का मतलब एक ऐसा युग लिया जिसमें उन्हें कभी कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। उनको ऐसा लगता था कि सामाजिक समूह ने आंदोलन भाग लिया और स्वराज का मतलब एक ऐसा युग लिया जिसमें उन्होंने सारे कष्ट को क्या हुआ? उनके सारे कष्ट और सारे मुसीबत जो ख़त्म हो गए हैं उनको ही वो लोग स्वराज समझते थे। शहर में असहयोग आंदोलन का धीमा पड़ना। चक्की के कपड़े की तुलना में खादी का कपड़ा अधिक महंगा था और गरीब लोग इसे खरीद नहीं सकते थे। परिणाम स्वरूप वे बहुत लंबे समय तक मिल के कपड़े का बहिष्कार नहीं कर सकते थे। पहला पॉइंट था ये। ठीक है। दूसरा, वकील भारत संस्थान वहाँ नहीं था जिनका इस्तेमाल अंग्रेज़ों की जगह किया जा सकता था। यह ऊपर आने के लिए धीमी थी। तीसरा, इसलिए छात्रों और शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों में वापस आना शुरू कर दिया और वकील सरकारी अदालतों में काम करना शुरू कर दिए। असहयोग आंदोलन की समाप्ति। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि चौरी चौरा में हिंसक घटना हो गई थी। 1922 में इस घटना को वापस ले लिया गया था क्योंकि जो चौरी चौरा एक कांड हुआ था जिसमें हिंसक घटना हुई थी, जिसमें चौरी चौरा की वजह से जो है ये आंदोलन की समाप्ति कर दी गई थी। असहयोग आंदोलन की समाप्ति। चौरी चौरा की घटना क्या थी? फरवरी 1922 में गांधी जी ने नो टैक्स आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। बिना किसी उकसावे के प्रदर्शन में भाग ले रहे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चला दी। लोग अपने गुस्से में हिंसक हो गए, गुस्सा आ गए वो लोग, और पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और उसमें आग लगा दी। यह घटना उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हुई थी। तो आप क्या लिखेंगे? फरवरी 1922 में गांधी जी ने नो टैक्स आंदोलन की शुरुआत का फैसला किया। बिना किसी उकसावे के प्रदर्शन में ले रहे, कोई उकसाया नहीं गया था उन लोग को, प्रदर्शन जो हुए थे, ले रहे लोगों पर
वो सब अपना प्रदर्शन कर रहे थे, अच्छे से उकसाया नहीं गया था, लेकिन पुलिस ने फिर भी उन पर गोलियां चला दी, जिससे लोगों में गुस्सा और हिंसक हो गए और गुस्से में उन्होंने पुलिस स्टेशन पे आग लगा दिया, जिसके वजह से यह घटना हुई। और यह घटना हमारे उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? 1921 के अंत आते आते कई जगहों पर आंदोलन हिंसक होने लगा। फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। कांग्रेस के कुछ नेता भी जन आंदोलन से थक से गए थे और राज्यों के काउंसिल के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। राज्य के काउंसिल का गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था। कई नेताओं का मानना था कि सिस्टम का भाग बनकर अंग्रेजी नीतियों के विरोध करना भी महत्वपूर्ण था। दूसरा, प्रांतीय परिषद चुनाव में हिस्सा लेने को लेकर कांग्रेस के नेताओं में आपसी मतभेद हुआ। CR दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी जनवरी 1923 का गठन ताकि प्रांतीय परिषद के चुनाव में हिस्सा ले सके। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की वजह से कृषि उत्पाद की कीमतों में भारी गिरावट आई। ग्रामीण इलाकों में उथल पुथल मच चुकी थी। साइमन कमीशन क्या है? 1927 में ब्रिटेन में साइमन कमीशन का गठन ताकि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन किया जा सके। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आना पूरी भारत में विरोध प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस ने इस आयोग का विरोध किया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज के संकल्प को पारित किया गया था। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया और लोगों से आज्ञान किया गया कि वो संपूर्ण स्वाधीनता के लिए संघर्ष करें। नमक यात्रा और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 मांगें रखी। वो 11 मांग क्या थी? यह मांग उद्योगपतियों से लेकर किसान तक विभिन्न तबके से जुड़ी हुई थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को ख़त्म करने की थी। लॉर्ड इरविन इनमें से किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा नमक यात्रा की शुरुआत हुई। 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन, यह घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। गांधी इरविन समझौता की विशेषताएं। 5 मई 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए। पुलिस द्वारा किए अत्याचारों की निष्पक्ष जांच की जाए। नमक पर लगाए गए सभी कर हटाए जाएं। आंदोलन में किसने भाग लिया? देश के विभिन्न हिस्सों में सविनय अवज्ञा आंदोलन लागू हो गए। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक अनुयायी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। ग्रामीण इलाकों में गुजरात के अमीर पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे, क्योंकि अमीर समुदाय व्यापार, औसत और गिरती कीमतों में बहुत प्रभावित थे। वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के उत्साही समर्थक बन गए। व्यापारी और उद्योगपतियों ने आयात वस्तुओं को खरीदने और बेचने से इनकार करके वित्तीय सहायता देकर आंदोलन का समर्थन किया। नागपुर क्षेत्र के औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया। रेलवे कर्मचारियों, डॉक वर्कर्स, छोटा नागपुर के खनिज आदियों ने विरोध रैली और बहिष्कार अभियानों में भाग लिया। ये लोग भी जो है खनिज में जो है ये क्या विरोध रैली और इसका जो है बहिष्कार करते चले जा रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य घटनाएं। देश के विभिन्न हिस्से में नमक कानून का उल्लंघन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, शराब की दुकानों की पिकेटिंग व कानून का उल्लंघन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया। कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया। निर्मम दमन, शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर आक्रमण, महिलाओं व बच्चों की पिटाई। लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में ब्रिटिश सरकार की ये प्रतिक्रिया थी। 5
इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति लोगों और औपनिवेशिक सरकार ने की प्रतिक्रिया। लोगों ने सरकारी कानूनों में भंग करना शुरू कर दिया। आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने कठोरता से काम लिया। हजारों जेल गए, गांधी जी को कैद कर लिया गया, और जब जनता इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी, है ना, तो ये सविनय जो है अवज्ञा आंदोलन के प्रति लोगों और औपनिवेशिक सरकार ने ये प्रतिक्रिया की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषता। इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन किया गया, और देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किए गए। किसानों ने लगान और चौकीदारों ने कर चुकाने से इनकार कर दिया। वनों में रहने वाले लोगों ने वन कानूनों का उल्लंघन करना आरंभ कर दिया था। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी। औरतों ने बहुत बड़ी संख्या में गांधी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए यात्रा के दौरान घरों से बाहर आ जाती थीं। उन्होंने जुलूस में भाग लिया, नमक बनाए, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। औरतें जो हैं भाग ली थी। कई महिलाओं को जेल भी जाना पड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों की औरतें ने राष्ट्र की सेवा को अपना पवित्र दायित्व माना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे असहयोग आंदोलन से अलग था। असहयोग आंदोलन में लक्ष्य स्वराज था, इसलिए इस बार पूर्ण स्वराज की मांग थी। और दूसरा, असहयोग में कानून का उल्लंघन शामिल नहीं था, जबकि इस आंदोलन में कानून तोड़ना शामिल था। ठीक है, इसमें दो चीज़ है कि असहयोग आंदोलन में लक्ष्य स्वराज था, लेकिन इस बार पूर्ण स्वराज की मांग थी पूरी तरीके से। असहयोग में कानून का उल्लंघन था, लेकिन इस आंदोलन में कानून तोड़ना शामिल था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थी। सीमाएं, अनुसूचित की भागीदारी नहीं थी, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस इनके हितों की अनदेखी कर रही थी। मुस्लिम संगठनों द्वारा सविनय अवज्ञा के प्रति कोई खास उत्साह नहीं था, क्योंकि 1920 के दशक के मध्य के कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक संगठनों के करीब आने लगी थी। दोनों समुदाय के बीच संदेह और विश्वास का माहौल बना हुआ था। 1932 की पूना संधि के प्रावधान। इससे दमित वर्गों, जिनमें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषद से आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि इनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही होता था। सामूहिक अपनेपन का भाव। वे कारक जिन्होंने भारत लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना को जगाया तथा सभी भारतीयों को एक किया। वो कारक जिसमें सभी भारतीयों को जगाकर सबको इकट्ठा किया गया, उसी को बोलते हैं क्या, अपनेपन की भावना। चित्र व प्रतीक। भारत माता की प्रथम छवि बंकिम चंद्र द्वारा बनाई गई थी। भारत माता की पहली जो चित्र बनाई गई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी, बंकिम चंद्र द्वारा बनाई गई थी। इस छवि के माध्यम से राष्ट्र को पहचानने में मदद मिली थी। इसके वजह से जो हमारा राष्ट्र को पहचानने में आसानी हुई। लोक कथाएं। राष्ट्रवादी घूम घूम कर इन लोक कथाओं का संकलन करने लगे। यह कथाएं परंपरागत संस्कृति के सही तस्वीर पेश करती थी तथा अपनी राष्ट्र पहचान को ढूंढने लगी, अतीत में गौरव का भाव पैदा करती थी। चिन्ह उदाहरण झंडा। बंगाल में 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम एक तिरंगा हरा पीला लाल जिसमें 8 कमल थे। 1921 तक आते आते महात्मा गांधी ने भी सफ़ेद हरा और लाल रंग का तिरंगा तैयार कर लिया। इतिहास की पुनर्व्याख्या। बहुत से भारतीय महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाना चाहिए ताकि भारतीय गर्व का अनुभव कर सके। गीत जैसे वंदे मातरम। 1870 के दशक में बंकिम चंद्र ने यह गीत लिखा। मातृभूमि की स्तुति के रूप में यह गीत बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। तो ये हमने आपको कुछ बताया और आप जो है क्या करेंगे, इसको अच्छे से 1-2 बार सुनेंगे और आपको उम्मीद करता हूँ कि ये सब बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा।
पेपर जो है आपका इसी में से आएगा, चैप्टर 2 में से। अगर आपने इसको 1 से 2 बार सुन लिया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप तैयारी अच्छे से करिए। थैंक यू सो मच।